Hello students, today we are going to discuss the topic called photoelectric effect. इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं बेटा, एक शीट ऑफ मेटल ले ली, अब मेटल की शीट ले ली तो शीट ऑफ मेटल विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, शीट ऑफ मेटल विल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल. अब हमने यहां पर एक शीट ऑफ मेटल ले ली. अब हमने क्या किया, अब हमने किसी सोर्स ऑफ लाइट से इस मेटल की शीट के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई. अब ये जो रेडिएशंस हैं बेटा उस सोर्स ऑफ लाइट से बेटा वो क्या कर रही होंगी, इस शीट ऑफ मेटल के ऊपर स्ट्राइक कर रही होंगी. अब ये जो रेडिएशंस हैं दे आर व्हाट, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. अब इस एनर्जी का इस मेटल की शीट पे क्या इफेक्ट होगा, आपने 10th लेवल पे स्टडी किया होगा. व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है और उनकी डिजायर होती है कि वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें. आप यहाँ पर ये शीट ऑफ मेटल में इमेजिन कर सकते हो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. सीजियम इमेजिन करो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा. तो अब ये जितने भी मैंने एलिमेंट्स के नाम लिए, ऑल ऑफ देम आर मेटल एंड दे हैव वन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. अब सोचिए, इमेजिन कीजिए, इस सीजियम का ये मेटल एटम है. अब यहां से क्या है, कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएशंस जो है बेटा क्या है, उस मेटल एटम पे स्ट्राइक कर रही हैं. अब उसका इफेक्ट इस मेटल एटम पे क्या होगा. अभी एटम के स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं. एटम के अंदर इनसाइड क्या है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, प्रोटॉन्स हैं. प्रोटॉन्स कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन लगा रहे होंगे क्योंकि प्रोटॉन्स इज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, इन प्रोटॉन्स के बीच में और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी. जैसे मैं इसको पिक्चुरली ड्रा करूं, ये मान लीजिए यहां पर 11 प्रोटॉन है लेट किसी एटम में, तो पहले 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन है तो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है. यहां पर ये बॉडी कौन सी बेटा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी. इस लूजली बाउंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बीच में बेटा सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स तो होगी. और इसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण तो ये आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के अंदर हेल्ड हुआ पड़ा है. यानी कि इस न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा हुआ है अपनी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण. अब स्टूडेंट्स आप इमेजिन करो कि जब किसी सोर्स से लाइट इंसिडेंट हुई, वो लाइट का क्या हुआ, वो कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुई, वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा डिस्ट्रॉय करेगी. जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो रही नहीं. जब ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रही, then what will happen, then electron will be free to move anywhere. अब वापस आ जाते शीट पे. अब सभी मेटल जो है उनमें क्या हो रहा होगा, सबने एटम, सबके मेटल एटम ने एनर्जी अब्सॉर्ब की, उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गए. अब जो फ्री हो गए, इधर सामने क्या मेटल के नियर बाई हमने क्या बेटा लगाई हुई, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लगाया हुआ है. वो क्या करेगा बेटा, इट विल बी एक्सेप्टर ऑफ, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के बाहर वाले शेल में से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उनको यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट करेगा. अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे इन कॉरस्पॉन्डिंग मेटल एटम में से, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दिए और वो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया। सभी इलेक्ट्रॉन्स ने
फ्लो करना शुरू कर दिया बेटा इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो सेटअप हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सेटअप हो गया। बेटा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज ए करंट, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने एक सिंपल सा जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, एक शीट ऑफ मेटल ली और शीट ऑफ मेटल के ऊपर हमने कुछ लाइट जो है इंसिडेंट की। तो उस इंसिडेंट लाइट से इस मेटल की शीट में से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर एंड की तरफ अट्रैक्ट हुए और उस तरफ मूव करना शुरू कर दिए। और हमने क्या किया, ओवरऑल हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, हमने करंट ऑब्टेन कर लिया, हमने करंट ऑब्टेन कर लिया। ओवरऑल लाइट को यूज करते हुए, लाइट की एप्लीकेशन को यूज करते हुए इस मेटल की शीट से लाइट, मेरी वर्ड्स को बेटे ध्यान से सुनना, लाइट की एप्लीकेशन को यूज करते हुए इस मेटल की शीट से हमने करंट ऑब्टेन कर लिया। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें वी ऑब्टेन द करंट बाय द यूज ऑफ द लाइट, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप सो हेडिंग आपको समझ में आई होगी, व्हाट वी मीन टू बी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ लाइट करंट, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय द यूज ऑफ लाइट, दैट इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये स्टूडेंट्स अभी तक तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बेसिक के बारे में हमने समझा, डिस्कस किया और डेफिनेशन को समझ पाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। कुछ और छोटी मोटी बातें इस इफेक्ट के बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये क्वेश्चन रेज होता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो सोर्स ऑफ लाइट में क्या एनर्जी कितनी हो, क्या कितनी भी किसी भी एनर्जी की रेडिएशंस जो है, विल दिस रेडिएशन बी एबल टू प्रोड्यूस करंट फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल? क्वेश्चन जो माइंड में आपके पास यहां रेस होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन विच शुड बी देयर इन योर माइंड कि क्या किसी भी वैल्यू ऑफ एनर्जी की रेडिएशंस जो यहां से फॉल हो रही हैं, क्या वो कैपेबल होंगी कि वो मेटल की शीट में से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवा दें? तो बेटा आंसर होगा नो, आंसर होगा नो। आंसर नो कैसे होगा बेटा, वो देखिए। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो शीट ऑफ मेटल है उसमें मेटल कौन सा है, मेटल कौन सा है। अब मेटल देखिए ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेट अस सपोज वी टेक व्हाट, वी टेक सीजियम। अब सीजियम में क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। क्यों बेटा, नंबर शायद बहुत ज्यादा ना। देखिए ना फिर से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम के केस में जो वैलेंस शेल होगा और जो न्यूक्लियस होगा, दे विल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और उनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कंपैरेटिवली वीक होगी और कम होगी। ये फोर्स कम होने के कारण इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखिए ना, सोचिए कि अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करना है तो अल्टीमेट टास्क क्या है, अल्टीमेट टास्क है उस फोर्स को खत्म करना। उस फोर्स को खत्म करने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी है। एनर्जी देनी कितनी है वो डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, तो इसका मतलब बाहर से जो एनर्जी चाहिए, बाहर से जो रेडिएशन जो फॉल हो रही हैं, उनकी जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय होगी, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस होंगे। और अगर वो फोर्स वीक हुई, जैसे कि सीजियम के केस में मान रहे हैं कंपैरेटिवली वीक हुई, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही नहीं, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं, कंपैरेटिवली कम एनर्जी से भी काम चल देगा।
क्योंकि मेन मोटो क्या है, मेन मोटो तो है करंट प्रोड्यूस करना, उस करंट प्रोड्यूस करने के लिए उस फोर्स और अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करना है, और फोर्स और अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वी हैव टू यूज एनर्जी। अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड कम, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं किसके और किसके बीच में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स जो है बेटा वो ज्यादा होनी चाहिए। तो आई होप सो अभी तक आप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं है कि कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल दो वो प्रोसेस हो ही जाएगा। इट इज गोइंग टू बी डिपेंड अपॉन द शीट ऑफ मेटल, कि क्या हम सीजियम की शीट ले रहे हैं, क्या हम सोडियम की ले रहे हैं या पोटेशियम की ले रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस बहुत इजी गोइंग हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी एज मच लो एज मच पॉसिबल, सो दैट कम एनर्जी भी बाहर से मिले तो ये प्रोसेस तो हो ही जाए। इसीलिए तो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि सीजियम हो जाए तो बात ही बहुत बढ़िया है कंपैरेटिवली। तो हर इसका मतलब ये हुआ हर एक पर्टिकुलर मेटल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ क्या होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the incident light should have so as to produce the photoelectric effect is called as the work function। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टर्म वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन जैसे अभी तक के डिस्कशन में आपने समझा होगा कि सोडियम जो होगा उसको एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो कुछ और अमाउंट रिक्वायर्ड है, पोटेशियम को कुछ और है, सीजियम को कुछ और है। तो अगर हम अलग अलग एलिमेंट का चेक करें, भैया तुम्हारे को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, इतनी चाहिए, इसका मतलब ये तुम्हारा वर्क फंक्शन इतना। भाई तुमको कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मेरे को इतनी चाहिए। अच्छा तुमको मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका मतलब तुम्हारा वर्क फंक्शन इतना। इसका मतलब क्या हुआ, आई होप सो आपको वर्क फंक्शन का थोड़ा सा मतलब समझ आया होगा। मैं डेफिनेशन को फिर से रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। वर्क फंक्शन, it is the minimum amount of energy which the incident light should have so as to produce the photoelectric effect। और ये जो वर्क फंक्शन है वो वेरी करेगा फ्रॉम मेटल टू मेटल। जितना मेटल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगी, वर्क फंक्शन की जो उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि फोर्स तो कम है, वीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड भी उसकी कम है। इसका मतलब वर्क फंक्शन भी उसका कम है। देखो वर्क फंक्शन क्या है, सिंपल है। पहले अभी बात करते थे ना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए, तो अभी हम उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, उसका वर्क फंक्शन कितना है, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए। भैया अट्रैक्टिव फोर्स कम तो वर्क फंक्शन उसका कम। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने डेफिनेशन डिफाइन की वर्क फंक्शन की। अब वर्क फंक्शन के साथ मैं एक और डेफिनेशन यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या है, देखिए अभी हमने बात की कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू द वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन एनर्जी जो होती है, एनर्जी अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम याद करें, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। देखिए जो लाइट फॉल हो रही है, ये H जो है उसकी जो एनर्जी अगर आप डिटरमाइन करना चाहो, H जो है ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। तो अगर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अचीव करना है, अगर अचीव करना है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी, तभी जो है उसकी एनर्जी इक्वल टू जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर होगी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट विच इट शुड हैव सो दैट इट्स ओवरऑल एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशहोल्ड एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को
फॉलो अप करना है तो दो वर्ड्स में हम कंडीशन पुट अप कर सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। या हम ये कह लें कि इंसिडेंट लाइट की जो रेडिएशंस हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि उनकी अगर रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बराबर या ज्यादा होगी तो इसका मतलब डायरेक्ट ये होगा कि जो उसकी ओवरऑल एनर्जी है वो वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन के से ज्यादा होने ही वाली है, जो कि मस्ट रिक्वायरमेंट है टू फॉलो अप द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद अगला टर्म मैं बेटा आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यानी कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट प्रोड्यूस, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट प्रोड्यूस वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स ये से देखिए, मान लीजिए एच न्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि ये जो है एच न्यू जो लाइट इंसिडेंट हम कर रहे हैं, राइट। अब इस एनर्जी का स्टूडेंट्स, इस एनर्जी का, ये एनर्जी मैं किसकी सपोज कर रहा हूं, जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है। इस एनर्जी का कुछ पार्ट इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वो तो ये मेटल जो है बेटा अब्सॉर्ब कर लेगा, वो तो जो है मेटल जो है बेटा अब्सॉर्ब कर लेगा। किस लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। किस लिए, करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स कुछ पार्ट तो ये मेटल इस इंसिडेंट लाइट का अब्सॉर्ब कर देगा, और अगर हम चाहते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो तो इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए बेटा, मूवमेंट होनी चाहिए। तो कितनी एनर्जी, मैं वापस आ रहा हूं पॉइंट काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, इनके अंदर जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। मेरा कंसर्न पॉइंट है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। अभी मेरा टारगेट क्या है इस पॉइंट पे, अगर मेरे से पूछा जाए कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन व्हाट, बेटा मेरा आंसर ये होगा इट विल डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वो कैसे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लो एच न्यू अमाउंट जो है एनर्जी वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है। मान लो ये 10 जाउल है, इमेजिन कर लीजिए 10 जाउल है। लेट इस मेटल का जहां से हम इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं उसका जो वर्क फंक्शन है वो है बेटा 8 जाउल। वर्क फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 8 जाउल। स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट द रेस्ट एनर्जी? रेस्ट एनर्जी विल गो वेयर? रेस्ट एनर्जी विल गो into the in the form of the kinetic energy of the electrons, that is kinetic energy, it will be 2। अब स्टूडेंट्स आप इमेजिन करो इट इज 2 जाउल। अब आप इमेजिन करो शीट ऑफ मेटल वही ले लो, वो चेंज नहीं मैं कर रहा। तो अगर शीट ऑफ मेटल, स्टिल एक और बार एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं लेकिन शीट ऑफ मेटल चेंज नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंट फिर से करने जा रहा हूं, शीट ऑफ मेटल सेम रख रहा हूं, फिर चेंज क्या कर रहा हूं, चेंज ये करने जा रहा हूं कि सोर्स ऑफ लाइट चेंज करने जा रहा हूं। अब शीट ऑफ मेटल अगर मैंने सेम रखी है तो इसका मतलब दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स ऑफ लाइट मैंने कर दी वो इससे भी ज्यादा एनर्जी वाली कर दी। लेट अब जो दूसरा सोर्स है उसमें से जो एनर्जी आ रही है वो बेटा आ रही है लेट 14 जाउल वाली है। अब क्योंकि मैंने मेटल की शीट को चेंज नहीं किया तो उसका जो वर्क फंक्शन है तब भी 8 जाउल था तो अब भी 8 जाउल होगा, तो ये बेटा होगी 8 जाउल। अब इस केस में जो है 6 जाउल का क्या बना बेटा, वो 6 जाउल जो है इट विल बी गो इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
इसका मतलब आप ये कंपैरेटिवली दो एक्सपेरिमेंट से समझ चुके होंगे द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स will depend upon the energy of the incident light. अगर वो वर्क फंक्शन से जितनी ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट लाइट की होगी, वो सारी ज्यादा वाला पार्ट, एक्स्ट्रा वाला पार्ट, वो तो काइनेटिक एनर्जी में जाने ही वाला है बेटा। अगर यहां वर्क फंक्शन तो 8 है, यहां 10 है, तो यहां 2 हो गया, यहां 14 जूल है, तो वर्क फंक्शन तो 8 ही है, तो इधर 6 हो गया। और अगर मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर लूं, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट चेंज कर दूं, इससे भी ज्यादा एनर्जी वाली लाइट इंसिडेंट करवानी शुरू कर दूं, तो लेट 18 जूल वाले मैं करवा रहा हूं। मेटल में सेम रख रहा हूं, अगर मैं मेटल सेम रख रहा हूं, शीट सेम रख रहा हूं, तो उसका वर्क फंक्शन तो स्टिल सेम, दैट इज 8 जूल। तो बेटा अब जो है 10 जूल कहां जाएगा? 10 जूल बेटा जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ये 3 सेटअप से आप समझ चुके होंगे फॉर 40 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron depend on what? It will depend on the energy of the incident light. यानी कि हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन से, उस शीट के वर्क फंक्शन से जितनी सरप्लस एनर्जी इंसिडेंट लाइट की होगी, वो सारी के सरप्लस जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तो जाने वाला है। जितना सरप्लस की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जितना सरप्लस की वैल्यू कम, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी कम। और अगर आप सोच रहे होंगे, आपके मन में यहां पर एक क्वेरी हुई होगी कि सर अगर मान लीजिए हम ये कहें कि हम कर रहे हैं कि जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, लाइट जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन है, ना ज्यादा ना कम, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तब हम ये इस सिचुएशन में ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे डोंट हैव द काइनेटिक एनर्जी बट दे आर रेडी टू लीव द मेटल। मतलब वो तैयार है मेटल को लीव करके वहां तक जाने के लिए, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दे डोंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी इफ द energy of the incident light is equal to the work function. They will not have the kinetic energy. They are ready to produce the photoelectric effect. और on the other hand, अगर हमसे आपके मन में ये क्वेश्चन आई थिंक होगा ही नहीं, फिर भी बात कर लेते हैं कि अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट लेस देन हो इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, तो क्या होगा? तो भैया फिर तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेकअप ही नहीं हुई। क्यों? मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए, हमने तो उतनी एनर्जी भी मेटल को प्रोवाइड नहीं की। इलेक्ट्रॉन तो, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स तो हमने ब्रेकअप ही नहीं की, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स हमने ब्रेकअप ही नहीं की तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट द फिनोमेना कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ओवरऑल आई होप सो विद दिस पॉइंट इट शुड बी क्लियर टू अस दैट kinetic energy of the photoelectron is going to be depend on the energy of the incident light. बेटा अब अगला पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वो पॉइंट ये है कि अगर हमसे पूछा जाए द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा रिलीज हो रहे हैं या कम रिलीज हो रहे हैं, ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन आल्सो से द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट प्रोड्यूस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो अंडरस्टूड है कि करंट की अमाउंट ज्यादा है। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस और the magnitude of the current produced during this effect depends on what? तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर उस केस में होगा it will depend on the intensity of the incident light. It will depend on the intensity of the incident light. ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी एनर्जी के ऊपर नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा।
कि वो जो लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है या उसकी इंटेंसिटी कम है। अब इस मोमेंट पे आप सोच रहे होंगे कि सर ये इंटेंसिटी का क्या कंसर्न है, और ये थोड़ा पॉइंट आप हमको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी का इंसिडेंट लाइट का मतलब क्या है, मेरी डेफिनेशन को इंटेंसिटी की वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, इट इज द नंबर ऑफ रेडिएशंस, it is the number of radiation striking per unit area per unit time. It is the number of radiation striking per unit area per unit time. इसका मतलब क्या, इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, एक मैंने मेटल की शीट ली, एक और वैसे ही उतने ही साइज की एक और मेटल की शीट ली। मैं दो अलग अलग सोर्स से मैं क्या करने जा रहा हूं, रेडिएशन फॉल करवाने जा रहा हूं। एक सोर्स ए था जिसको मैंने यूज किया और रेडिएशन फॉल करवाई, वो रेडिएशन इन स्पॉट्स पे गिरी, वो रेडिएशन उस सोर्स से इन स्पॉट्स पे गिरी। दूसरा कोई और सोर्स लिया, सेम मेटल, उसकी रेडिएशन इन स्पॉट्स पे गिरी। अब आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए एरिया यूनिट एरिया है, तो नंबर ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो बेटा किस केस में ज्यादा है, इस केस में ज्यादा, और किस केस में क्या बेटा कम है। अब आप सोचिए ना कि जब यहां पर रेडिएशंस कम गिरी हैं तो जो मेटल के एटम्स हैं वो जो इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो भी तो कम होंगे। देखो, मेटल कब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो मेटल तो वही होगा ना जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी। अब मान लीजिए हम कम इंटेंसिटी वाली लाइट यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ काफी एटम उस शीट के, मेटल एटम शीट के होंगे जिनके ऊपर रेडिएशन ने स्ट्राइक ही नहीं किया, जिनके ऊपर रेडिएशन ने स्ट्राइक ही नहीं किया। वहां से वो मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेंगे, इसका मतलब वो मेटल तो मेटल ही रह जाएंगे, वो तो आयनाइज होंगे ही नहीं। तो अब आप देखिए, जिस शीट में हमने ऐसी इस तरीके की रेडिएशन फॉल कराई जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उससे क्या हुआ, ज्यादा स्पॉट्स पे रेडिएशन का स्ट्राइक हुआ। ज्यादा स्पॉट्स पे रेडिएशन का स्ट्राइक होने का मतलब ज्यादा मेटल एटम उस शीट के इन्फ्लुएंस में आए। ज्यादा मेटल एटम इन्फ्लुएंस में आने का मतलब ज्यादा मेटल एटम ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रिलीज कर दिए। तो बेटा क्या हुआ, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो इसका मतलब अब हम समझ पाए होंगे कि हमारा पॉइंट क्या था। हमारा ये पॉइंट था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और द मैग्नीट्यूड ऑफ current produced during the photoelectric effect depends on the intensity of the incident light. It is not going to depend on the frequency of the incident light. It is not going to depend on the frequency of the incident light. It is going to depend on the intensity of the incident light. अब आप सोच लीजिए ना बेटा, अगर मैं इंटेंसिटी सेम रखूं, इंटेंसिटी सेम रखूं जितने की इस केस में रखी है, राइट, एनर्जी बढ़ा दूं, इसका मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी, उससे क्या होगा भैया, एटम्स तो उतने ही इन्फ्लुएंस में आए ना। अगर ये 10 स्पॉट है लेट, तो 10 मेटल ही तो निकलेंगे ना। अभी क्या होगा, अगर कम एनर्जी से वो थोड़ा टाइम लग जाएगा उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलने में, और ज्यादा एनर्जी वाली हुई तो इजी गोइंग प्रोसेस हो जाएगा, यही होगा। पर मेटल एटम जो इन्फ्लुएंस में आएंगे, मेटल एटम जो इन्फ्लुएंस में आएंगे वो तो उतने के उतने ही रहे ना,
इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है उसका तो बस यही पॉइंट है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे, वो तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे नहीं डिपेंड करेगा, वो तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मेटल एटम जो इन्फ्लुएंस में आए उनको चेंज करना है। उनको चेंज करने के लिए हमको इंटेंसिटी चेंज करनी है, एनर्जी चेंज नहीं करनी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ी बहुत बात हुई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब मैं वापस आता हूं कल के लास्ट वाले टॉपिक पे, जहां पर हमारी डिस्कशन चल रही थी व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय मैक्स प्लैंक। अब स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि अभी वो पहेली बाकी थी कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अपना व्हाट वी से कि अपना दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर और दे आर ऑफ वेव नेचर, ये कहानी अभी अधूरी थी। अब ये फिनोमेना उन दोनों को कैसे जो है वो हेल्प करेगा डिटरमाइन करने के लिए, किसको सपोर्ट करेगा, लेट्स उसकी डिस्कशन करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स, मैक्सवेल को पहले बुलाया गया, मैक्सवेल को बुलाया गया जिसने वेव थ्योरी दी। उसको पूछा कि आपके पास शीट ऑफ मेटल है, आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, तो आपके अकॉर्डिंगली इस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या कंडीशन रखते हो, कैसे होना चाहिए? तो मैक्सवेल ने क्या आंसर दिया? मैक्सवेल ने कहा कि भाई देखो, बात ऐसे है कि अगर आपको इसमें से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना होगा। अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, मैक्सवेल ने कहा एज एनर्जी ऑफ द रेडिएशन अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। उसने कहा जो लाइट फॉल करे उसकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी कम हो या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, इट डज नॉट मैटर। फ्रीक्वेंसी कम हो या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, इट डज नॉट मैटर, उसकी एक मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो उसको कहा गया ठीक है, एक काम करो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। उसने क्या किया? मैक्सवेल ने क्या किया? उसने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को कम रखा, एनर्जी को कम रखा, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चेक किया, हुआ नहीं हुआ। इंटेंसिटी और बढ़ाई, हुआ नहीं हुआ। और इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। वंस अगेन और इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो मैक्सवेल से पूछा गया कि भाई तू इंटेंसिटी तो खूब बढ़ा दी, अगर ये तेरा प्रिंसिपल ठीक है तो इंटेंसिटी तूने बढ़ा दी तो इसका मतलब एनर्जी खूब बढ़ा दी, तुम तो बहुत ज्यादा एनर्जी और रेडिएशन दे रहे हो, तो अब तो ये एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। एनर्जी बढ़ने का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब यह हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ ही नहीं रही। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि एनर्जी प्रैक्टिकली तौर पे देखें, अगर एनर्जी बढ़ रही होती तो वो इफेक्ट ये हो जाता। अब मैक्स प्लैंक को बुलाया। मैक्स प्लैंक ने कहा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए उस मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? मैक्स प्लैंक ने कहा मेरा फॉर्मूला है E प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब ये हुआ एक मेटल में से अगर आपको ये इफेक्ट परफॉर्म करना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन फॉल कराई, अभी नहीं हुआ। थोड़ी सी और बढ़ाई फ्रीक्वेंसी, अभी नहीं हुआ। थोड़ी सी और बढ़ाई, प्रोसेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उसने थर्ड स्टेप में जैसे कुछ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और जैसे ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म होना शुरू हो गया,
इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से एनर्जी में चेंज आया, तभी तो उस मेटल के एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इसका मतलब वंस अगेन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट व्हाट वी कॉल द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द आइडियाज ऑफ व्हाट आइडियाज ऑफ द Planck's quantum theory, which says that the electromagnetic radiations are of particle nature and the energy of the radiation is proportional to the frequency of the incident light. अब स्टूडेंट्स आपके मन में ये लास्ट में क्वेरी हुई होगी, इसका मतलब फाइनली हम ये मान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ऑफ पार्टिकल नेचर, बिकॉज ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना से भी ये पता लग रहा है कि प्लैंक्स इज राइट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी पता लग रहा है कि प्लैंक्स इज राइट। नहीं स्टूडेंट्स, कहानी अभी बाकी थी, और वो क्या थी सुनिए। मैक्सवेल ने सोचा यार कि जो मैंने अपनी रिसर्च की है वो रिसर्च में कोई एरर तो नहीं किया, आई एम वेरी मच श्योर। तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये तो रिजल्ट्स तो इस मेरे फॉर्मूले से मैच ही नहीं हो रहे और मैं फ्लॉप हो रहा हूं। प्रॉब्लम कहां पर है? इन्वेस्टिगेट करता गया। स्टूडेंट्स लेटर ऑन ये दो एक्सपेरिमेंट्स के अलावा कुछ और एक्सपेरिमेंट सामने आए। कैसे एक्सपेरिमेंट? मैं एक दो का नाम लूंगा जो आप फिजिक्स में +2 में पढ़ेंगे, शायद आपने 10th लेवल तक फिजिक्स में पढ़े भी हों। व्हाट वी कॉल द interference of the light, diffraction of the light, there are some phenomena of the light। बेटा ये जो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट की अगर मैं बात करूं, जहां पर दो वेव्स जो हैं एक दूसरे में इंटरफेयर कर जाती हैं, स्टूडेंट्स ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब सामने आया तो बेटा ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव माने, पार्टिकल मानते हुए इन रेडिएशन के इस फिनोमेना को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को पार्टिकल के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इट कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ वी सपोज दिस रेडिएशन टू बी ऑफ वेव नेचर। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ये जो फिनोमेना सामने आए तो मैक्सवेल ने मैक्स प्लैंक को कॉल अप किया कि भैया अगर तुम मानते हो कि ये जो रेडिएशन पार्टिकल नेचर की है तो एक्सप्लेन करो ये फिनोमेना on the basis of your theory which suppose this radiation to be of particle nature. Max Planck now was unable to explain the phenomena of interference, phenomena of diffraction on the basis of what? On the basis of his concept that these radiations are of particle nature. और उसने एक्सेप्ट किया यार ये तो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकते इनके एक्सपेरिमेंट। सो फाइनली इन द एंड कंक्लूजन क्या आई? कंक्लूजन बेटा इनकी ये आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है दे आर ऑफ ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब दोहरा कैरेक्टर। दोहरा कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर एज वेल एज दे आर ऑफ द वेव नेचर। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम उनको पार्टिकल माने। और उन रेडिएशन की ही उन्हीं रेडिएशन की कुछ और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ओनली अगर बेटा हम ये सपोज कर लें कि दे आर ऑफ वेव नेचर। एंड बिकॉज ऑफ ओवरऑल कंक्लूजन वी सपोज दैट दीज रेडिएशंस आर ऑफ ड्यूल नेचर। थैंक यू बेटा।